हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पर आपको जवाब देती हूं जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना सारी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ ऐसा जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, जब भी हम किसी ऐसे रूम में होते हैं जहां रूम टेम्परेचर बहुत कम रहता है ड्यू टू एसी और कोल्ड वेदर, जब हमें बार बार सुसु करने का अर्ज क्यों रहता है, जबकि करने जाओ तो उतना होता भी नहीं है प्रेशर के अकॉर्डिंग। देखिए, जब कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो एसी की ठंडक हो, चाहे वो सर्दियों की ठंडक हो, तो ठंडक की वजह से क्या होता है ना, हमारी बॉडी अपना ब्लड का जो फ्लो होता है उसको एडजस्ट करती है। सो उसकी वजह से हमें कई बार ऐसा फील होता है कि सर्दियों में हमें बार बार टॉयलेट जाने की अर्ज हो रही है, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है और वहाँ पे प्रेशर भी आपको नहीं आ रहा है और टॉयलेट करते टाइम आपको जलन हो रही है, रुक रुक के आ रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं यूटीआई के, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन के। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और यूटीआई के लिए एक टेस्ट होता है, वो आपका करेंगे यूरिन सैंपल लेके, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये यूटीआई है या नहीं है। तो एक बार आप डॉक्टर से मिल लें अगर सीवियर ऐसी कुछ कंडीशन आपको फील हो रही है तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, काइंडली पिक माई क्वेरीज। इफ अ मैन ऑफ लेट 20s age doesn't masturbate, can he get prostate enlargement problem in his young age also? देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आफ्टर 40 ईयर्स होती है, तो इतनी यंग एज में जनरली नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि मैस्टरबेशन का प्रोस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कुछ होगा आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। और बाकी फिर भी कभी भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम लगते हैं, कुछ अनयूजुअल लगता है, तो ऑलवेज डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कीजिए, कंसल्ट कीजिए, अपना चेकअप कराइए। दूसरा आपने पूछा है मेल प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन कितनी पीछे जानी चाहिए, सो एज टू चेक वेदर फिमोसिस और नॉट। देखिए, इतनी पीछे जानी चाहिए कि आपका जो आगे का हेड है वो क्लियरली विजिबल हो जाए, और बल्कि उससे भी थोड़ा सा पीछे, कि हेड के पीछे से आप अच्छे से क्लीन कर पाओ, साफ सफाई वहाँ पे हो पाए। और इसको पीछे करने में आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए, कोई दर्द, कोई डिस्कम्फर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इजीली ये पीछे चला जाए और आप जब साफ सफाई कर लो तो ये वापस से आप दोबारा से पुश करके इसे वापस ला पाओ, तो दैट इज़ नॉर्मल। और कोई भी दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो मतलब ये फिर थोड़ा सा फोर स्किन का प्रॉब्लम है। कई बार फिमोसिस की प्रॉब्लम में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं जाता है, आगे हेड पे चिपका रहता है स्किन। और कई बार बहुत सारे लोगों में ये स्किन ऑलरेडी छोटा होता है, ये आगे ही नहीं आ पाता है, हेड को कवर ही नहीं करता है, तो वो भी एक और तरीके का फिमोसिस है, पैराफिमोसिस जिसे बोलते हैं। दोनों के ऊपर ही मेरी डिटेल में वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय शिवानी, आई विल बी गेटिंग मैरिड सून इन एन अरेंज्ड मैरिज, बट आई एम इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ एज आई एम टू स्किनी एंड अफ्रेड दैट माई हस्बैंड मे नॉट बी एक्साइटेड अबाउट मी। Although we talk to each other, but we have never discussed about intimacy so that I can understand his feeling for me. Shall I discuss intimacy with him or do something about my skinny body? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपके हस्बैंड ने आपको देख के पसंद किया होगा, सो ऑब्वियसली आप उन्हें पसंद आई होंगी, तभी उन्होंने आपको पसंद किया है, तो इतना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब हम खुद अपनी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारा वेट कम है, या कोई कुछ ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो हमें नहीं पसंद होता, या हमारा वेट ज़्यादा है, तो कुछ भी ऐसा जो हमें पर्सनली पसंद नहीं है, तो अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, हम चाहे वेट गेन करना चाहें, हम वेट लूज़ करना चाहें, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कोई ट्रीटमेंट अगर लेना चाहें, कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराना चाहें, तो ये सब कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने लिए होना चाहिए, ना कि ये सोच के कि हमें दूसरों को खुश करना है, चाहे वो हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो। सो अगर आपको अपनी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि आप बोल रहे हो आप स्किनी हो, आपको ऐसा फील हो कि मुझे वेट गेन करना चाहिए, तो अपने लिए वो करो। और जहाँ तक है हस्बैंड से बात करने की, तो इंटीमेसी डिस्कस करने से पहले आप नॉर्मल उनसे उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उनका टाइप क्या है, वैसी बातें करो। जैसे कि आप पूछ सकते हो उनसे कि आपने मुझे क्या देख के पसंद किया, जैसे कि मैं बहुत पतली हूँ, तो आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं थी इस चीज़ से। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उनसे सवाल पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि उनको मौका मिल पाए अपनी बात आप तक रखने का।
और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर अपनी बॉडी में कुछ चेंज करने का डिसाइड करो ना, तो वो सिर्फ अपने लिए करना, क्योंकि फिर वो जर्नी ना बहुत ही अच्छी होगी। उस जर्नी को आप इंजॉय करोगे और किसी और के लिए करोगे, किसी और को प्रूव करने के लिए करोगे, तो वो फिर जर्नी इतनी सही हो ही नहीं पाएगी और ना ही आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और हाँ, पिछली वीडियो में इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं डिफरेंट दिख रही हूँ, मैं पतली दिख रही हूँ, और किसी ने तो बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा अलग दिख रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पीरियड्स नहीं चल रहे थे और मैं पतली इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं पतली हो गई हूँ भाई। 10 किलो वेट कम किया है मैंने जनवरी से लेके अब तक। बीच बीच में मेरी जर्नी थोड़ी ऑफ हो गई थी, मेरी तबीयत खराब भी रही थी बीच में, तो उस टाइम पे ना मैं एक्सरसाइज कर पाई, ना मैं डाइट कर पाई, लेकिन फिर मैंने दोबारा बैक ट्रैक पे आना डिसाइड किया और अभी मैं कंसिस्टेंटली थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ अपनी डाइट का भी, एक्सरसाइज का भी। सो इसीलिए वेट लॉस जर्नी पे हूँ मैं, और अभी तो और आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। अभी तो कुछ और किलोज हैं जो मुझे कम करने हैं। सो अगर किसी को इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉमेंट पे। मैम, मैं जब मैस्टरबेशन कर हूँ, जब मेरा डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद काफ़ी जलन होती है, 3-4-5 मिनट। ये सिर्फ गर्मी में ही होता है, सर्दी में नहीं होता है। देखिए, गर्मी में ना स्वेटिंग रहता है, हीट रहता है, तो उसकी वजह से आपको जलन जैसा फील हो सकता है। कई बार रैशेस भी हो जाते हैं गर्मी में, पसीने ये सब गर्मी की वजह से। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको वहाँ का एरिया अच्छे से हाइजीनिक रखना है, साफ़ सफाई रखनी है और कॉटन के ब्रीदेबल कपड़े पहनने हैं। बाकी और कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बहुत ज़्यादा अगर आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन वहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा ही लालपन हो गया है या रैशेज़ हो गए हैं, तो वो फिर किसी इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक आदमी को एक औरत से कैसे प्यार करने का तरीका पसंद आता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर के पॉडकास्ट में सुना है ना कि एक औरत को ज़्यादा रोकने और टोकने वाला मर्द उनको पसंद नहीं आते हैं। ठीक वैसे ही ये बताएं और चीज़ें एक आदमी के साथ भी तो होती होंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी पर्सन हो, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो ये एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से कि ये मुझे रिस्पेक्ट करे, ये मुझ पर ट्रस्ट करे और इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड हो। ये 3 मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एक रिश्ते के लिए। और उसके आगे तो आप दोनों के बीच में ना एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बता पाओ, अपनी एक्सपेक्टेशंस बता पाओ, ताकि आपके पार्टनर को पता चले कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप दोनों आगे बढ़ सको, एक दूसरे को खुश रख सको, अपनी लाइफ अच्छे से चला सको। सो इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है एक अच्छा कम्युनिकेशन होना दोनों पार्टनर के बीच में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। Ma'am, tell me, I masturbate and afterward I also go to the toilet to flush out any leftover pre-cum, yet my pre-cum continues to leak constantly. How can I stop this? पहली बात तो जब आप masturbate कर लेते हो या सेक्स कर लेते हो, उसके बाद में जो डिस्चार्ज होता है उसे pre-cum नहीं कहते हैं। pre-cum तब है कि जब आप एक्साइटेड होते हो, आपका इरेक्शन आ गया और तब कुछ हल्का सा चिपचिपा आपने फील किया शुरुआत के टाइम पे, दैट इज़ pre-cum। लेकिन जब आपका वो मतलब हो गया, masturbate हो गया या इंटीमेट हो गया, आप उसके बाद में जो डिस्चार्ज हुआ वो दैट इज़ उसको कम कह देते हैं या डिस्चार्ज ही कह दो कि एजैकुलेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सो ये आप बोल रहे हो कि ये आपका थोड़ी देर बाद तक भी लीक होता रहता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। कई बार बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है कूल डाउन होने में, वो टाइम आपको अपनी बॉडी को देना पड़ेगा। 2-4-5 मिनट थोड़ा वेट करो, कूल डाउन हो, और ऐसे में फिर जब वो हो जाए पूरा डिस्चार्ज तब आप जाके वॉश कर सकते हो एंड अपने जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी ऑनियन खाने से क्या पीनिस बड़ा होता है या सीमन का हेल्थ अच्छा होता है? देखो, ये सब मिथ हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनियन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है हमारा, मतलब ओवरऑल बॉडी का थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में हेल्प करती है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर उस पार्ट पे ही वो काम करेगा, उसकी लेंथ बढ़ा देगा या उसका साइज़ बढ़ा देगा या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ और सुपर फूड ऐसे हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं और इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दूंगी उस वीडियो का। तो उन कुछ सुपर फूड्स की मैंने उस पर बात करी हुई है जिनको आप लेके उससे कुछ बेटरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार इंसान हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे हालात में क्या फ़ैसला करेंगी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपकी बेटी 18 या 19 की एज में शादी करने बोले तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? पहले पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, फिर 26 या 28 की एज में शादी करना, या फिर आप उनकी शादी करा देंगी? मेरा सवाल बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए आप मैम।
नहीं, मुझे आपका सवाल बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और आपने शुरू में मेरी काफ़ी तारीफ़ करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हो, तो उसके लिए भी थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं अपनी बेटी को डेफिनेटली बोलूँगी कि ये बहुत ही यंग एज है और उसको थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 25 से अबव एज तो होनी ही चाहिए। 25 टू 30 के बीच का जो टाइम है, आई थिंक वो सही टाइम होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। फिर आगे चल के कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है और भी फिर थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट इश्यूज़ भी आते हैं उस टाइम पे। सो 25 टू 30 के बीच का टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम होगा और मैं उसको भी यही सजेस्ट करूँगी। बाकी आपको कुछ और इसमें डिटेल में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक फ्लो वाली बात है कि मतलब आप एक बात कहते हो, सामने वाला फिर अपना पर्सपेक्टिव रखता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा अगर सामने वाला कि मुझे जल्दी शादी क्यों करनी है, उसके रीज़न के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना रीज़न दूंगी एंड फिर हम हो सकता है कुछ बीच का रास्ता निकाल लें। जैसे कि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोग एंगेजमेंट कर लो एंड शादी फिर डिले कर लेना। मतलब आपने एक दूसरे को एज अ पार्टनर लॉक कर लिया एंड देन अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, कुछ बन जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ एंड देन आगे शादी कर लेना। सो मे बी कुछ बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है इस सिचुएशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वन साइडेड ये टॉक नहीं है, ये बोथ साइड की टॉक होगी उस टाइम पे। ये तो फिर मतलब ऐसा होगा कि दोनों तरफ से ही वार्तालाप होगा इसमें। तो आपके अगर और भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ लेना इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम, मेरे घर के बगल में बेबी हुआ है और हमारे यहाँ बेबी होने पर पता नहीं कहाँ से वो हिजड़े आ जाते हैं। मेरे घर के बगल में जो बेबी हुआ है उसका छोटा भाई जब हुआ था 2021 में, तभी ज़बरदस्ती का 18K लेके चले गए थे ये लोग। तो आप इन लोगों का श्राप आशीर्वाद मैं मानते हो कि नहीं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे एक जान पहचान के घर पर बेबी हुआ था तो इन लोगों ने 31K ले लिया, बाद में वो बच्चा मर गया और डॉक्टर ने बोला न्यू बॉर्न को 10 लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। योर ओपिनियन ऑन दिस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि छोटा बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन वगैरह लगने के, तो बहुत उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात रही जहाँ तक श्राप और आशीर्वाद वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, श्राप में तो मैं बिल्कुल किसी के में नहीं मानती कि किसी का श्राप लग जाएगा जब तक कि हमने उसके साथ कुछ बहुत गलत ना किया हो। हाँ, ब्लेसिंग्स जो हैं वो काम करती हैं, लेकिन वो भी हमारे जो कर्म होते हैं ना, हमारा जो कर्मा है उसको नहीं चेंज कर सकते। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हमारे लाइफ में होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो एट द एंड हमारे जो कर्म है उससे डिसाइडेड होगा, ना कि किसी की ब्लेसिंग हमें हमारे बुरे चीज़ से बचा पाएगी या फिर किसी का श्राप हमारे साथ कुछ ऐसा गलत कर देगा। तो इसके बारे में तो मेरा ये ख्याल है। जहाँ तक बात रही जो आपने इन लोगों की बात कही, हिजड़ों की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और इन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब अलग से इनको सपोर्ट करनी चाहिए और थोड़ा सा इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इसीलिए ये यहीं से ही अपनी मतलब कमाई करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि ये लोग ऐसे डिमांड करते हैं हाई फाई, क्योंकि यही इनकी कमाई है। अगर इनके पास दूसरे अलग ज़रिए होंगे, एक अच्छा मतलब इक्वल समाज में रहने का एक तरीका होगा इनके पास, तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया मेरा क्या ओपिनियन है। मैं इतना कोई श्राप वगैरह में बिलीव नहीं करती, और मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तब भी अच्छा खासा हमारे यहाँ से भी लेके गए थे। तो अब आते हैं घर में तो थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह होता है। मेरे घर पे उस टाइम पे हमारे बड़े थे, मेरी सासू माँ थी, मेरे ससुर जी थे, तो उन्होंने ही अपने हिसाब से डील किया था और उसके बाद भी काफ़ी बार्गेनिंग के बाद भी अच्छा खासा अमाउंट लेके गए थे। सो हाँ, होता है ऐसा, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी कि उनकी भी गलती नहीं है, उनका यही एक ज़रिया है कमाने का। तो बस आज की वीडियो को इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं। कोई और सवाल हो आपके तो आप मुझे ऐसे ही भेजते रहा करो, ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे चलती रहे। कुछ भी अच्छा लगा उस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपके अपने कोई विचार हैं वो भी आप ज़रूर से शेयर किया करें कॉमेंट सेक्शन में। और अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।